बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 का हमने ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया था और मेरा रिक्वेशन भी हमने कर ली थी। मैंने कल में कर लिया, परसों लगाई थी। अब इसके हमारे पास 8 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। 8 न्यूमेरिकल्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे करेंगे। न्यूमेरिकल्स में वैसे भी यार मैं बहुत कम ऐसा करता हूँ कि कोई न्यूमेरिकल छुड़वा देता हूँ किसी चैप्टर का, ठीक है। इस चैप्टर में हमने सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, कोई भी न्यूमेरिकल हमने नहीं छोड़ना, ठीक है। बहुत आसान न्यूमेरिकल हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल एक मिरर इक्वेशन वाले फार्मूले से हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब कहानी क्या है? कहानी कुछ ऐसी है कि अब की बार वैसे मैं न्यूमेरिकल कैसे करवाता था, मैं ऐसे करवाता था कि मैं पहले पूरा सॉल्व करवा देता था एंड देन आपको एक्सप्लेन करता था। आज हम इस चैप्टर में कोशिश करेंगे ऐसे न्यूमेरिकल करें कि डेटा हाथ के हाथ बनाएं, सोल्यूशन भी हाथ के हाथ करें। इससे तुम्हारे लिए भी चीज़ थोड़ी सी अच्छी होगी और एक मतलब एक नई तरीके की मतलब मैं काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें हम कैसे करेंगे इस काम को। याद रखना 13 चैप्टर या 14 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में ऑब्जेक्ट का मतलब पी होता है, इमेज का मतलब, इसको कहीं लिख लेना, ऑब्जेक्ट का मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट आ जाए ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट पी को करेगा, इमेज की जगह पर क्यू आ जाएगा, फोकल लेंथ की जगह पर एफ आ जाएगा, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज की जगह पे एच आई आ जाएगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह पर एच ओ आ जाएगा। इस बात का बहुत ख्याल रखना। और मैग्निफिकेशन जहां पर आ जाए वहां सिंपल लिखा होगा मैग्नीफाइड ट्वाइस, इसका मतलब मैग्निफिकेशन 2 है। मैग्नीफाइड 4 टाइम्स, इसका मतलब मैग्निफिकेशन 4 है। सवाल क्या है? सवाल देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पे? 30 सेंटीमीटर पे। तो मेरे पास ये जो P की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, पहली चीज। दूसरी चीज पर आओ, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी कि F मेरे पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का। एक चीज का ख्याल रखना चैप्टर नंबर 13 में, वो ये है कि अगर तो सवाल के अंदर कॉनकेव लेंस को यूज कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा है तुम्हारे लिए, सारी चीजें पॉजिटिव आएंगी। लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस को, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर को यूज कर रहे हैं तो तुम्हारे पास Q भी नेगेटिव हो जाएगा और तुम्हारे पास F भी नेगेटिव हो सकता है। P कभी भी, ऑब्जेक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। कॉनकेव लेंस है, सॉरी कॉनकेव, बार बार लेंस आ रहा है, कॉनकेव मिरर है, तुम्हारे लिए सब चीज अच्छी है, सब चीजें पॉजिटिव रहेंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जहां कॉन्वेक्स मिरर आ जाएगा वहां पर थोड़ी सी चीजें नेगेटिव में आना शुरू हो जाएंगी। और इसके बिल्कुल अपोजिट चैप्टर नंबर 14 लेंस में होगा। यहाँ पर कॉनकेव में सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, वहां पर चैप्टर नंबर 14 में कॉन्वेक्स में सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। जब हम उस पर आएंगे तो फिर से बात करेंगे। फिलहाल याद रखो, जब मिरर की बात करोगे तो कॉनकेव मिरर अगर न्यूमेरिकल में आएगा तो सब कुछ पॉजिटिव रहेगा और अगर कॉन्वेक्स मिरर आएगा तो कुछ चीजें नेगेटिव हो जाएंगी पी को छोड़ के, ठीक है। अच्छा, P is equal to 30 सेंटीमीटर आ गया, F is equal to 5 सेंटीमीटर आ गया। If the object is 5 सेंटीमीटर हाई, अब मैंने बताया था जहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात आएगी वहां पर हम लिखेंगे H और O, और ये कितना है हमारे पास? ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब हमारे पास है Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और साइज ऑफ इमेज का मतलब है हमारे पास एच आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वर्डिंग्स को समझोगे तुम्हारे पास न्यूमेरिकल अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ तुम सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन की क्या कहानी है? अगर हम सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के काम करें, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, इसको हम बाद में निकालेंगे एच आई को, पहले हमने निकालना है क्यू। क्यू किस फॉर्मूले से निकलेगा? क्यू हमारे पास निकलेगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। अब 1 अपॉन एफ की वैल्यू यकीनन मुझे पता है और वो है मेरे पास 1 अपॉन 5, और 1 अपॉन पी की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 30 और क्यू की जगह पर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। अब गौर करना, ये 1 अपॉन 30 पूरा यहां पर पॉजिटिव है, ये जब उधर जाएगा तो ये पूरा यहां पर जाके हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू एज इट इज रहेगा, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब तुमने क्या करना है? अब तुमने निकालना है 5 और 30 का एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे निकलेगा? अगर कुछ मसला हो रहा हो और भाई एलसीएम निकालना ना आ रहा हो, एलसीएम निकालना बहुत आसान है। 5 और 30, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और फिर 6 1 जा, यानी कि 5 6 जा हमारे पास 30 ही इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। अब जब इसका एलसीएम 30 आ रहा है तो हमने एक बार नीचे 30 लिख दिया और एलसीएम मैथ आती होगी कि ना इतनी, 30 1 जा 30 होगा तो ऊपर भी 1 जा
और 5 6 जा 30 होगा तो ऊपर भी 6 जा 1 6 जा 6 आ जाएगा 1 1 जा 1 आ जाएगा और ये 1/q ऐसे ही है, इसको नहीं छेड़ रहे हम। 6 माइनस 1 हमारे पास, जब 6 माइनस 1 हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/30 इज इक्वल टू 1/q। ठीक हो गया। 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30 यानी कि 1/6 इज इक्वल टू 1/q। अगर तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाऊं तो ये देखो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, q मल्टीप्लाई हुआ 1 से q बन जाएगा और 6 मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो ये बन जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे पास पोजीशन ऑफ इमेज आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज। उसका फॉर्मूला बहुत आसान है, उसका मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला हमारे पास है HI/HO इज इक्वल टू, आई का मतलब क्या होता है? इमेज। इमेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। तो ऊपर Q लिखो, ऑब्जेक्ट का मतलब P, नीचे P लिखो। इसको मैंने इस तरीके से क्यों बताया? क्योंकि तुम इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। अब आगे आओ, HI की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है, तो इसको तो तुम ऐसे ही लिख दोगे HI। HO की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है और वो है 5। ठीक हो गया। Q की वैल्यू तुमने अभी निकाली 6 और P की वैल्यू है तुम्हारे पास 30। तुमने ये इसको 30 कर दिया और अब एक बार तुम फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओगे। ठीक है। जब तुमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई तो 30 मल्टीप्लाई बाय HI ये बन जाएगा तुम्हारे पास 30HI और 6 5 जा ये तुम्हारे पास बन जाएगा 30। ये 30 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, यहां पर आके हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 30/30 ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सॉरी, ये आपके पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज, यानी कि तुम्हारे पास ये दोनों चीजें निकल गई। इन फॉर्मूलाज को एक बार देख लो, ये जो HI/HO वाले हर में यही फॉर्मूला लगना है। बस अब क्या होगा, वो F को चेंज करेंगे, वो एक बार कॉन्वेक्स मिरर दे देंगे तो थोड़ी सी वैल्यूज नेगेटिव में आ जाएंगी, परेशान उसमें नहीं होना। ठीक हो गया। इसको देखो, छापो। अब हम करते हैं 13.2। अच्छा भाई, अब आओ 13.2 पे। याद रखना यार, एक बात मैं तुम्हें थोड़ी सी बता दूं, जब भी हम कॉनकेव मिरर यूज करेंगे हमारे पास जो इमेज आएगी वो रियल एंड इन्वर्टेड आएगी। ठीक है। और जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे हमारे पास इमेज आएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको कहीं पे नोट कर लेना। ठीक है। कभी कभार सवाल में वो ये बोलेंगे कि हमने कॉनकेव मिरर यूज किया है, तुम ये बता दो कि इमेज की नेचर क्या होगी। तुम्हारे दिमाग में फौरन जाएगा यार, जब भी कॉनकेव मिरर यूज होता है इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। और कभी कभार ये भी सवाल दे देंगे कि भाई रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है, अब बता दो मिरर कौन सा यूज हुआ है, यानी कि अपोजिट करने का तो कॉनकेव मिरर यूज हुआ है। जब तुमसे बोले कि हमने कॉन्वेक्स मिरर यूज किया है, तुम आंख बंद करके बता देना जो नेचर होगी इमेज की वो वर्चुअल होगी। ठीक है। और अगर बोले कि वर्चुअल इमेज बनी है, मिरर कैसी होगी, तुम साफ बता देना कॉन्वेक्स मिरर होगा। इस बात को नोट कर लेना। और कॉन्वेक्स मिरर जब भी होगा या वर्चुअल इमेज जब भी होगी, Q भी नेगेटिव आएगा और F भी नेगेटिव आता है। ठीक है। अब सवाल देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कॉनकेव मिरर यूज करो, तुम कॉन्वेक्स मिरर यूज करो, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास यहां पे है 10 सेंटीमीटर, यानी कि P की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर एंड इट्स वर्चुअल इमेज। अब यहां पर जो ये वर्ड है इस पे बहुत गौर करना। वर्चुअल इमेज बन गई है और इमेज जो फॉर्म हुई है उसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, यानी कि Q इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। लेकिन Q जो है वो पॉजिटिव 5 नहीं होगा बल्कि नेगेटिव 5 होगा, और तुम ब्रैकेट में बता सकते हो वर्चुअल इमेज की वजह से। क्लियर हो गई बात? इस बात को बस समझ लेना। इस फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ निकालना है और नेचर ऑफ मिरर तुम्हें बताना है। यानी कि इन्होंने ये पूछा है
कि तुम्हारे पास इमेज तो बन गई वर्चुअल, अब मुझे ये बता दो कि मैंने मिरर कौन सा यूज किया। तो जब आपके पास वर्चुअल इमेज बनी है, इसका मतलब आपने जो मिरर यूज किया है वो कॉन्वेक्स मिरर यूज किया है, या हमें पहले से पता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ उसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन इसका कैसे होगा? सॉल्यूशन इसका वैसे ही होगा जैसे हमारे पास बाकी होते हैं, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। क्लियर होगी बात? हाँ, 1/f की बात ऐसे ही रहेगा, बिकॉज 1/ हमें फोकल लेंथ ही चाहिए। 1/p की जगह पे मैं p की वैल्यू यानी कि 10 पुट कर दूंगा, और यहां पर एक पंगा है, ये पॉजिटिव तो फॉर्मूले का है, ये -5 है, इसका मतलब मैं ब्रैकेट में करूंगा -1/5। एक स्टेप बढ़ाओ, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन एक स्टेप बढ़ाओ, ठीक है। 1/f को ऐसे ही रहने दो, 1/10 को ऐसे ही रहने दो, और अब प्लस माइनस यानी कि -1/5 कर दो। बस एक स्टेप बढ़ाना है, इससे कोई बहुत हमें टाइम नहीं लग जाएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी जाएगी। अब 10 और 5 का एलसीएम, ठीक है, यकीनन जो कि 10 ही आएगा। अब क्या करोगे तुम? तुम्हारे पास ये तो आ जाएगा 1/f एज इट इज, उसके बाद इसका एलसीएम आ जाएगा 10, तो 5 2 जा 10 होता है, और 10 1 जा 10 होता है, यानी कि 1 1 जा 1 -1 2 जा 2। तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा -1/10, एंड व्हेन जब तुम इसको करवाओगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 मल्टीप्लाई होगा 1 से, f आएगा नेगेटिव, यानी कि f की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। ये तुम एक ब्रैकेट में लिख दोगे, तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, बिकॉज नेगेटिव साइन शोज द कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन हमें वैसे भी नेचर ऑफ मिरर बतानी है, तो तुम आखिरी में एक लाइन लिख दोगे, नेचर ऑफ मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। नेचर ऑफ मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, ये तुमने लाइन बता देनी है ताकि तुम्हारा काम और भी आसान हो जाए। ठीक हो गया, ये हमारे पास 13.2 पूरी की पूरी निपट गई। ये तरीका मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल का ज़्यादा बेहतर है कि इसमें हम एक एक स्टेप बता रहे हैं। मैंने अभी तक जो किया वो भी सही था, ठीक है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा सही लग रहा है। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया था कि आप इसको इस तरीके से करें ताकि न्यूमेरिकल और क्लियर हो, तो तुम भी मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना कि इस तरीके से सही है, या मैं जब पूरा लिखवा देता हूँ उस तरीके से सही है। ठीक हो गया, अब करते हैं हम 13.3। अच्छा भाई, 13.3 बहुत आसान है, मतलब 13.1 से मिलती जुलती है और ठीक ठाक आसान है। आसान के हवाले से सवाल देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी कि p की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 20 सेंटीमीटर। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, जब कॉनकेव मिरर देखते हैं ना तो एक सुकून सा मिल जाता है यार, सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, कोई मंजन बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर पे बड़े पंगे हैं। कॉनकेव मिरर, अच्छा, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि इमेज की नेचर भी बताओ और इमेज की पोजीशन भी बताओ। पोजीशन ऑफ इमेज इसका मतलब क्यू निकालना है, और नेचर ऑफ इमेज तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा, यानी कि नेचर ऑफ इमेज, इसको तुम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर है यार पूरा लिख दो, ठीक है। ए फोकल लेंथ ऑफ मिरर, अच्छा ये दे दिया हमें फोकल लेंथ, और ये दिया है हमें 15 सेंटीमीटर का। अब तुम्हारे पास काम बहुत आसान है। हमने नेचर ऑफ इमेज कैसे बताओगे? तुमने देखा कॉनकेव मिरर है, इमेज बनी होगी रियल एंड इन्वर्टेड। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो इमेज बनती वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे भाई बहुत आसान काम, वही वाला फॉर्मूला जो कि चलता हुआ आ रहा है, यानी कि मिरर इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इस फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं। 1/f की जगह पे क्या पुट कर दूंगा? f की वैल्यू यानी कि 15, फिर आ जाओ 1/p, p की जगह पे क्या पुट कर दूंगा? p की वैल्यू यानी कि 20, और q की जगह पे कुछ भी नहीं पुट करूंगा बिकॉज q मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गई बात? 1/20 इधर पूरा पॉजिटिव है, वो इधर आके हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि 1/15 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/q। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? ठीक है,
ले लेते हैं एक बार एलसीएम, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। 15 और 20 का एलसीएम, 5 3 जा और 5 4 जा। अब आ जाओ 3 1 जा और 4 और फिर 4 1 और 1, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, यानी कि इसका एलसीएम आ गया मेरे पास 60। ठीक हो गया। अब आ जाओ 60 हमारे पास इसका एलसीएम है, तो 20 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगे 60 बन जाए? मैं 20 को करूंगा 3 बार, तो ऊपर वाली चीज भी 3 बार, और 15 को करूंगा 4 टाइम्स, ऊपर वाली चीज भी 4 टाइम्स। 1 4 जा 4, 3 1 जा 3, 1 अपॉन क्यू एज इट इज, कुछ भी छेड़ने की इसको जरूरत नहीं है। 4 माइनस 3 ये बन जाएगा 1 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, और जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाऊंगा तो क्यू 1 जा क्यू और 160 जा 60 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। और एक और चीज हमने पूछी थी नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज बताना बहुत आसान है। इसका मतलब इमेज की जो भी नेचर है वो होगी नेचर ऑफ इमेज, इसको लिख दो इस तरह, नेचर ऑफ इमेज is real and inverted। ये हमारा काम 13.3 का भी कंप्लीट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बहुत आसान है, सब में फॉर्मूलाज एक ही लगेंगे, जस्ट एक दो चीजों को ध्यान में रखोगे। कॉन्केव मिरर यूज होगा तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो कॉन्केव मिरर यूज होगा। ये कभी कभार उल्टा कर देते हैं। एंड व्हेन इमेज आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी तो कॉन्वेक्स मिरर यूज हुआ है, और अगर उल्टा बोलते हैं यानी कि कॉन्वेक्स मिरर यूज हुआ है तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगी? नेचर ऑफ इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक हो गया। अब करते हैं 13.4 जो आज का आखिरी है हमारा न्यूमेरिकल। अच्छा भाई 13.4 आज का आखिरी न्यूमेरिकल है। क्यों आखिरी बताता हूँ उसको, क्योंकि क्यों हम 4 के टुकड़ों में कर रहे हैं। सबसे पहली बात, पहले तो खैर सवाल सॉल्व करते हैं, फिर दो तीन बातें करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर, यानी कि P की वैल्यू तुम्हें बता दी गई है और वो है 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। काम आसान है, सब चीजें पॉजिटिव होंगी। कॉन्केव मिरर का सुन के सुकून मिलता है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि F की वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। डिटरमाइन द साइज ऑफ इमेज एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी कि Q भी निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है, और साइज ऑफ इमेज यानी कि HI भी फाइंड आउट करना है। इफ ऑब्जेक्ट इज 12 सेंटीमीटर हाई, अगर HO की वैल्यू दी हुई है तुम्हें 12 सेंटीमीटर और HI की तुमने निकालनी है। ठीक हो गया। डेटा बहुत आसान था। आ जाओ उसके सॉल्यूशन पे। ये वाला हमने न्यूमेरिकल अभी पहले भी मेरे ख्याल में 13.2 में शायद सॉल्व किया, 13.1 में शायद सॉल्व किया। ठीक है। फॉर्मूला सबसे पहले हम HI नहीं निकाल सकते, पहले हम Q फाइंड आउट करेंगे, और Q फाइंड आउट करने का एक ही फॉर्मूला है, मिरर इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 6, P की जगह पे पुट कर दूंगा 24 और Q को ऐसे ही रहने दूंगा। ये 1/24 पूरा इधर पॉजिटिव है, ये उठकर उधर आ जाएगा और ये आके बन जाएगा 1/24 माइनस का, और ये 1/q। ठीक हो गया। अब 6 है 24 है, एलसीएम यकीनन इसका 24 आ जाएगा। ठीक है। जब इसका 24 एलसीएम आ जाएगा तो ये 24 1 जा 24, ऊपर वाला वही होता है जो नीचे वाले से होता है, और 6 4 जा और ये भी 4 जा, तो 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, ये हमारे पास आ जाएगा 1/q। अब क्या करूं? अब हमारे पास एक और स्टेप होगा 4 - 1, यानी कि 3/24 इज इक्वल टू 1/q। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब ये बन गया 1/8 इज इक्वल टू 1/q। एंड व्हेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो Q मल्टीप्लाई होगा 1 से तो Q बन जाएगा, 8 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 8 बन जाएगा। तुम्हारे पास पहला काम हो गया, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज आ गई। दूसरा काम जो कि तुम्हें निकालना है HI, मैंने बताया था जिसका फॉर्मूला HI अपॉन HO इज इक्वल टू, I का मतलब इमेज, इमेज को रिप्रेजेंट करते हो Q से तो ऊपर Q लगाओ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हो P से तो नीचे P लगाओ।
वैल्यूज पुट करो। एच आई को तो तुम ऐसे ही रहने दो, छेड़ो ही नहीं, क्योंकि तुमने फाइंड आउट ही करना है एच आई, तो एच आई ऐसे ही रहेगा, ठीक हो गया। एच ओ की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 12, वो आ गई इस तरीके से। Q की जगह अभी तुमने बड़ी मेहनत से निकाली 8, और P की वैल्यू तुम्हारे पास है 24। अब करवा दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 24 मल्टीप्लाई होगा एच आई से और 8 मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो आंसर आएगा तुम्हारे पास 96। इसको एक बार करके देख लेना, ठीक है। एक मिनट, एक गलती हो गई, वो ये कि 24 जब मल्टीप्लाई होगा एच आई से तो वो बनेगा 24 एच आई, और 8 मल्टीप्लाई होगा 12 से तो ये बन जाएगा 96। 24 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, वो उसके साथ हो जाएगा वहां जाके डिवाइड, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 96 अपॉन 24, और 24 1 जा 24, 24 4 जा 96, तो एच आई की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये तुम्हारे पास आज का काम खत्म, यानी कि 13.4 तक की कहानी हमने कंप्लीट कर ली है। 4 न्यूमेरिकल हो गए, 4 न्यूमेरिकल बाकी है। मुझे ये बात जरूर बताना कि ये तरीका न्यूमेरिकल करने का सही है या फिर वो तरीका सही है कि मैं पहले पूरा उतार दूं एंड देन तुम्हें सॉल्व करवाऊं, ठीक है। यानी कि पहले पूरा उतार दूं फिर तुम्हें समझाऊं, या हाथ के हाथ स्टेप बाय स्टेप हम काम करते जाएं। दोनों तरीके मुझे जरूर बताना। थ्योरी का तो वही बेस्ट है कि हम पूरा का पूरा एक साथ उतार दें देन हम उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। इस तरीके से करने में नो डाउट वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, लेकिन तुम्हारे जहन में जो एक एक कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल क्लियर होता जाएगा, ठीक है। इसके हवाले से मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है। और न्यूज़ भी आने वाली हैं, अभी कुछ ऐसी भी न्यूज़ आई है कि शायद पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन उसको कम कर दिया गया है 1 घंटा, नॉट ऑफिशियल लेकिन ऐसी उड़ती उड़ाती खबर आई है। एमसीक्यूज़ वाली खबर भी अभी तक ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। और मॉडल, अगर एमसीक्यूज़ वाली खबर सही होगी तो मॉडल पेपर आएगा मैट्रिक क्लास का, ठीक है। उसके बगैर काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप पैटर्न चेंज कर रहे हो तो पहले आप पैटर्न बच्चों को बताओगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एक बात बोलते हैं, सर रिड्यूस सिलेबस, अगर रिड्यूस सिलेबस में से पेपर नहीं आया और वो चीज़ें भी आ गई जो कि रिड्यूस कर दी गई, ये काम हो नहीं सकता, ये बहुत मुश्किल है। वो माना कि हमारी सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, मतलब माशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही काम करते हैं, कुछ ज़्यादा ही काम करके बहुत ज़्यादा तरक्की दे दी हमें, लेकिन ये काम वो कर नहीं सकते कि रिड्यूस सिलेबस में से चीजें ना दें और वो चीजें भी दे दें जो तुम्हारी रिड्यूस हो चुकी। ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। बहुत सारे टीचर्स इस पे इसरार कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता ये बात। तो आप फिलहाल अपने रिड्यूस सिलेबस पे पूरा ध्यान दो। रिड्यूस सिलेबस तुम जितने अच्छे तरीके से रट सकते हो रटो। दूसरे सब्जेक्ट्स के हवाले से मुझे बहुत बात मतलब बोला जा रहा है कि आप उसकी वीडियो बनाएं, लेकिन कुछ लोगों की बात बिल्कुल सही थी मेरे कमेंट सेक्शन में। उन्होंने बोला कि सर पहले फिजिक्स को कंप्लीट कराएं देन आप उन पर आ जाइएगा। ये बात बिल्कुल बिल्कुल जायज़ बात है, मुझे बिल्कुल सही लगी। तो मैं पहले फिजिक्स को कंप्लीट कराऊंगा इंशाल्लाह, और फिर मैं बाकी सब्जेक्ट भी आ जाऊँगा। एक भाई साहब ने अभी बोला, मेरे ख्याल में आज शाम की बात है, कि एमसीक्यूज आपने नहीं करवाए, तो जैसे ही वो वाला हमारा ऑप्शन आ जाएगा 50% एमसीक्यूज वाला, फिर मैं आपको एमसीक्यूज भी करवा दूंगा। उसके हवाले से बिल्कुल परेशान ना हो। मेरी कोशिश ये है कि आप इस चैनल के बदौलत अपने फिजिक्स में मैट्रिक वाले 85 में से 85 मार्क्स लें और 9 वाले 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लें। ये मेरी कोशिश है। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपकी दुआएं चाहिए। आप दुआओं में याद रखोगे मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखो, बड़ी ज़रूरत है आप लोगों की दुआओं की, और इसको समझो। मुझे बताओ कि ये तरीका सही है या पुराना वाला तरीका सही था, ठीक है। अपना ख्याल रखो, और इंशाल्लाह जो बकिया 4 न्यूमेरिकल यानी कि 13.5, 6, 7, 8 वो इंशाल्लाह सैटरडे की नाइट को आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।